नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज बात करने से पहले आज बड़ा ज़रूरी मुद्दा हमको किसी ने तय किया था। मतलब वो मेरा भाई ही था जिसने मुझे तय किया था कि जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया की बढ़ावा देने की बात करते हैं तो पीपीई किट को एक पुणे बेस्ड कंपनी ने जब भारत को देने की बात कही थी तो उन्होंने उससे लेने के बजाय चीन से क्यों लिया। ये प्रश्न मेरे को तय करके कहा गया था कि आपको इस विषय पर फेसबुक लाइव करना चाहिए। मैं चुनौती स्वीकार किया। मैंने नीचे लिखा कि पहले मुझे इसके तथ्यों की सही जानकारी ले लेने दीजिए, फिर मैं इस विषय पर बात करूंगा। मैं आज दिन भर हमारे समाचार के मित्र लोग, उससे संबंधित कोई अधिकारी लोग, जहाँ जहाँ तो मुझे पता चल सकता था, जिनसे जानकारी हासिल लिया जा सकता था, हमने उन सबसे जानकारी लिया। निचोड़ ये रहा कि कई तरह की बातें आई। कुछ लोग उसको कह रहे थे कि बिल्कुल सही था, कुछ लोग उसको कह रहे थे कि गलत था, लेकिन जो असली निचोड़ निकला वो ये, और जो कुछ मेरा बुद्धि उसमें काम आया, वो ये कि अगर वो पुणे बेस्ड कंपनी सही में दे रहती कम कीमत पर, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना की महामारी है। मतलब अभी जो कोरोना की बीमारी का जो हम सुन रहे हैं उसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है। तो महाराष्ट्र सरकार को क्यों नहीं दिया? उन्होंने भारत सरकार को देने की बात क्यों कही? दूसरा क्या है कि उस कंपनी की अभी कोई बहुत क्रेडिबिलिटी नहीं है, नई कंपनी है, ये मामला बड़ा पुराना, मतलब बहुत कोई ज्ञान नहीं है। दूसरा क्या है कि अब आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल ट्रेडिंग वीडिंग का प्रचलन चला है। मतलब जो ग्लोबली वीड करेगा और जो जिसमें सस्ता पाया जाएगा वो उस टेंडर को ले जाएगा। इसका एक बढ़िया और जानकारी आपको दे दूं कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। वो कहता है कि हमारे पास बहुत सारी तकनीकी है, बहुत सारी दक्षता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अमेरिका में भी उसी चीनी कंपनी ने वो अमेरिका को भी उसी कंपनी ने पीपी किट दिया ड्यू टू ग्लोबल टेंडर। दूसरा एक बात था कि दूसरा ये है कि ये मित्रों, मेरा एक्चुअली आज आंधी तूफान दिल्ली में आ गया, तो मेरा जो वाईफाई का वायर था वो टूट गया है। मेरा वाईफाई प्रोवाइड करने वाले बोला है, और ये मोबाइल नेटवर्क है, और आजकल रिलायंस के अलावा बाकी सबका नेट डाउन चल रहा है। जब पहले वाली सरकार थी तो रिलायंस का डाउन चलता था, बाकियों का ठीक चल रहा था। मेरा एयरटेल का नेट है और ये नेट ही आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा हो कि नेट, अब मेरे वाईफाई का सिग्नल दिखने लगा, लगता है अब वाईफाई पकड़, लेकिन फिर हट गया। एनीवे, आज बात ये फिर कभी स्थल से करूंगा। आज असली बात जो मैंने लिखा है ना कि कोरोना वायरस के बैरियर में बहुत मेहनत से काम करने वाले हमारे पत्रकारों की सुरक्षा पर। मित्रों, मैं 2-3 दिन से देख रहा था कि कई पत्रकार मेरे को टीवी पर दिख नहीं रहे थे। मुझे बड़ा चिंता हुआ, तो मैं कुछ पत्रकार मित्रों को इसी बहाने फ़ोन किया, किसी से ये टेंडर की पूछने के लिए, किसी से और पूछने के लिए। तो कईयों ने कहा कि मैं घर में हूँ। मैं बोला घर में क्यों भाई, आपका तो आई कार्ड है, सड़क पर निकल सकते हैं। बोला आई कार्ड तो है लेकिन सुरक्षा कार्ड तो नहीं है। मैं बोला मतलब ये कि भारत का सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार या राज्य सरकारों ने कोरोना के लड़ाई में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, यहाँ तक कि सफाई कर्मियों का भी बीमा करवाया है। कई सरकारों ने डबल तनख्वाह की बात किया है। कई ने कहा है कि अगर इसमें कोई दुर्घटना हो जाता है तो मैं 10 लाख दूंगा, मैं 20 लाख दूंगा। लेकिन किसी ने भी पत्रकारों के विषय में कोई बात नहीं कहा है। जान तो हमारी भी है, जितनी जान का खतरा उन लोगों को है उससे कम हमारा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर लोगों के पास तो पीपीई किट होती है जांच करने के लिए। पुलिस के पास एक अपना पुलिस, हमारे पास तो हाथ में माइक के वाला और कुछ नहीं होता। हम मोटरसाइकिल से जाते हैं, पैदल जाते हैं, हमारा सुरक्षा का कोई नाम नहीं होता। कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है, और सरकार हमारे लिए सोचती नहीं है। मित्रों, मेरा ये मानना है कि सरकारों ने मीडिया घराने को मालामाल कर दिया है, लेकिन मीडिया कर्मियों को मालामाल नहीं, कंगाल कर दिया है। मैं बहुत से ऐसे मीडिया कर्मियों को जानता हूं जो बहुत फटेहाल हैं,
उनका तनख्वाह बहुत कम है। वो ओखला और फलाने कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों से भी बदतर स्थिति में है, क्योंकि उनका तनख्वाह बहुत कम है। मतलब आप एक तरफ देखिए कि मीडिया घराना अरबों खरबों में है, और जो मीडिया कर्मी है वो बहुत फटे हाल में है। मेरा मांग है सरकार से कि मीडिया घराना उन मीडिया कर्मियों के भरोसे ही चलता है। ये वही लोग हैं जो 1952 से लेकर के आज तक जो भी घोटाले का खबर ब्रेक हुआ है उसका सूचना मीडिया घराने के लोगों ने नहीं दिया, मीडिया कर्मियों ने दिया, वो खोजी पत्रकारिता ने दिया, वो जमीन पर रहने वाले पत्रकारों ने दिया। आप देखते होंगे कि कई जगह पता चलता है कि पत्रकारों को पेट्रोल डाल के आग लगा दिया, कई जगह गोली मार दी गई, कहीं जगह उनके साथ मिसबिहेव हुआ, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत हो हल्ला होता है, उसके बाद चुप 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 हो जाता है, तेरी चुप मेरी चुप। लेकिन सरकार ना तो इस विषय पर कोई कदम उठाती है, ना ही सरकार मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के विषय में कभी कोई सवाल करती है, ना ही मीडिया कर्मियों के स्वास्थ्य की, बीमा की, इस विषय में कोई बात करती है। आज कोरोना वायरस के लड़ाई में जितना हमारे स्वास्थ्य कर्मी उनसे इन्फेक्टेड होने का चांस होता है, पुलिसकर्मियों का होता है, उससे कई ज़्यादा गुना खतरे का चांस होता है हमारे मीडिया कर्मियों का। वो मीडिया कर्मी जो फ्रंट पे जा करके काम करता है, वो मीडिया कर्मी जो खबर लेता है, खबर बनाता है, खबर के पास जाता है, लेकिन उनका कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं होता। वो ये जो मीडिया घराने अपना खबर चलाते हैं कि देखिए आपके सामने पहली बार ब्रेक कर रहे हैं, सड़क पर मजदूर जा रहा है। मजदूर किसके सामने जा रहा है? वो मीडिया कर्मियों के सामने जा रहा है। मीडिया कर्मियों ने उनको देखा है, तब जाकर के वो खबर मीडिया घराना चलाता है। तो मीडिया घराना तो माले माल है, लेकिन जो मीडिया कर्मी है, जो जमीन पर लड़ता है, उसके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है। ना तो सरकार का कोई सुरक्षा कवच है, ना ही कोई इंश्योरेंस का कवच है, ना ही वो मीडिया घराना उसको कुछ मदद देने की बात करती है। आदरणीय मनोरंजन झा साहब को मैं प्रणाम बोलता हूँ। मीडिया कर्मियों में इससे बड़ा तो मीडिया पर्सनालिटी है नहीं। मैं चाहूंगा कि अपना आशीर्वाद दें बोल के या लिख के। आदरणीय मनोरंजन झा साहब, आज मेरा प्रश्न था कि कोरोना वायरस के लड़ाई में सरकारों ने अपने अपने कर्मचारियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, सफाई कर्मियों तक भी और पुलिस कर्मियों को कोई ने डबल तनख्वाह देने की बात कहा है, कोई इंश्योरेंस की बात कहा है, कोई कहा कि अगर कोरोना से मौत हो जाती है तो हम इतना लाख रुपया देंगे। लेकिन किसी भी सरकार ने मीडिया कर्मियों के कुछ सुरक्षा के विषय में एक भी प्रश्न नहीं किया है, एक भी बात नहीं कहा कि हमारे देश में सरकारों ने मीडिया घराने को मालामाल किया है, मीडिया कर्मी को नहीं। मीडिया कर्मियों की हाल बिल्कुल उसी तरह से बदतर है जिस तरह से हमारी है और आम कर्मचारियों की है। मित्रों, मीडिया कर्मियों और मीडिया कर्मचारियों के बीच की अंतर आप इस बात से समझ लीजिए। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कोरोना में, लॉकडाउन में कोटा में बहुत सारे विद्यार्थी फंस गए हैं। देश के कई जगह फंसे हुए। कोटा में इसलिए फंसे हैं कि अभी वो नया नया टीवी पर हेडलाइन बना। देश भर के लोग कोटा में पढ़ते हैं, क्योंकि मेरी भी एक बेटी कोटा में कोचिंग लेती थी मेडिकल की, दूसरी वाली। मैं कोटा गया हूँ उस लड़की का एडमिशन कराने के लिए, और बीच बीच में भी एक दो बार मैं गया हूँ। हाँ, हर जगह के लड़के हैं, पूरे देश भर से। उसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, मानवता को प्रथम रखा, और उन बच्चों को ले आने के लिए 250 से ज्यादा बसें भेज दी। वो अपने अपने गंतव्य तक अब पहुंच गए होंगे। इस पर राजनीति शुरू हो गई। खैर, पहले ये समाचार चला कि योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया, बढ़िया काम किया, लेकिन बाद में उनको कहीं से लगा मीडिया कर्मी, फिर वो न्यूज रूम से पूछी जाती है कि जी मेरे फलाने संवाददाता, जिन संवाददाताओं की बात करता हूं जो बड़े मुश्किल दौर पे होते हैं, संवाददाता भी सीधे कोटा से रिपोर्ट कर, हाँ मिस्टर फलाना बोलिए। देखिए मिस्टर फलाना, मैं आपको ये बताऊं कि बसों में आपको एक छोटा सा बाल दे रहा हूँ। जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब ज्वाइन किए थे, शपथ लिए थे, तो सभी चैनलों पर सिर्फ एक ही चीज चल रहा, योगी जी अभी नाश्ता किए, योगी जी ने अभी अभी नहाया, साबुन वो नहीं लगाते हैं, वो शुद्ध सरसों तेल में नहाए, अभी शौचालय में गए हैं। हाँ, आपके अपने
आज नेट बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, पता ना आप लोग बढ़िया से सुन पा रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, जब तक चलेगा मैं आप लोगों से बात करता रहूँगा। तो मैं कह रहा था कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ज्वाइन किया था तो ये बार बार दिखाया जा रहा था कि योगी जी अभी अभी शौचालय में से निकले हैं, लेकिन बाद में 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद एकाएक योगी जी समाचार से गायब हो गए। मतलब कोई आदमी था जिसको ये लग रहा था कि योगी जी की लोकप्रियता नुकसान करेगा, उन्होंने तुरंत मीडिया घराने को बोला और मीडिया घराने ने मीडिया कर्मियों को वापस बुला लिया। मतलब मेरी वो बात कि मीडिया घराना मालामाल होता है, मीडिया कर्मी नहीं। मित्रों, हम सुनते हैं दलाल मीडिया, दलाल पत्रकार, ये वो दुनिया जहान। असल में पत्रकार दलाल नहीं होता, दलाल मीडिया घराना होता है। वो पत्रकार जिस कंपनी के लिए काम करता है, जिस अखबार पत्रिका के लिए काम करता है, जिस समाचार चैनल के काम करता है, दलाल वो होता है। वो कंटेंट डिसाइड करता है कि उसके अखबार में क्या छपेगा, उसके पत्रिका में क्या छपेगा, उसके समाचार चैनल पर क्या चलेगा। जो मीडिया कर्मी है, जो रिपोर्ट देता है, वो तो अपना ईमानदार रिपोर्ट देता ही देता है। मित्रों, ये हमें नहीं भूलना चाहिए था कि 1952 से लेकर के आज तक जितने भी घोटालों का न्यूज ब्रेक हुआ, घोटाले उजागर हुए, वो किसी सीबीआई, आईबी या पुलिस कर्मियों ने नहीं किया, किसी सरकारी जांच एजेंसी ने नहीं किया। वो सारे के सारे हमारे वो निडर, निष्पक्ष और जांबाज पत्रकारों ने किया है, और उसके लिए कईयों ने अपना जान दिया है, कईयों ने अपना बहुत पता न क्या क्या कीमत लेकिन हमारा देश उनको नमन नहीं करता। कहता है कि जी फलाने अखबार ने इस खबर को ब्रेक किया था, फलाने चैनल पर ब्रेक किया था। उन्होंने चैनल के लिए रिपोर्ट करने वाले उस पत्रकार का श्रेय ना तो वो चैनल वाला बताता है, ना ही वो अखबार वाला उसको श्रेय देता है। श्रेय लूट देता है वो न्यूज का मालिक और अखबार पत्रिका का मालिक। मित्रों, आज मेरा नेट पता ना कब चलेगा, अब कटेगा तो मैं बंद कर दूंगा। मैं हाथ जोड़ से आप सबों से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग सरकार से मांग करें कि हमें समाचार चाहिए तो समाचार कर्मी भी चाहिए। कोरोना के लड़ाई में समाचार कर्मी भी एक समाचार वॉरियर के रूप में है। वो योद्धा है, कर्मवीर है कोरोना के विरुद्ध जंग में, क्योंकि वही है तब हमको खबर दे रहे हैं कि कहाँ और कितने जमातियों ने उत्पात मचाया है, कहाँ पुलिस पर पथराव हुआ, कहाँ पुलिस ने प्रतिक्रिया में उन सबों को आराम से पीटा। मतलब ये कोरोना की पल पल की सूचना ये हमारे मीडिया कर्मी ही देते हैं, जो फ्रंट लाइन पर जाकर के काम करते हैं। हाँ, सरकार ये कर सकती है कि सरकार ये जांच करवा ले, उनको जांच कराने की जरूरत है। उनको पता भी है कि कौन पत्रकार कितना कमाई करता है, कितना उगाही करता है और कितना उसके पास पैसा है, और उसको ये भी पता है कि कौन पत्रकार फाके हाल में है, बेहाल में है, फटे हाल में है। तो मेरा अनुरोध सरकारों से है कि उन बेहाल फटेहाल पत्रकारों का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और जो भी तरह से हो उनका मदद किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए और उनके साथ खड़ा होता हुआ दिखाया जाए कि हम पत्रकारों के साथ हैं। आप कोरोना वायरस ही सही, कई कोरोना तो आज की बात है, जब कहीं बम फटता है तो हमारे पत्रकार ही कैमरा लेकर वहाँ सामने होते हैं, लाइव रिपोर्टिंग करते हैं। जब कोई खेल होता है, खेल का आनंद भी हमारे पत्रकार ही दिलवाते हैं। हमको कोई सिनेमा का प्रीमियर और प्रोमो देखते हैं तो वो सब भी उन पत्रकारों की मेहनत से होता है। मतलब आपका हर वो खबर जब आप सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक देखते हैं, सुनते हैं, वो जमीन पर फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले पत्रकारों की वजह से ही संभव हो पाता है, और सुरक्षा कवच उन्हीं के पास नहीं है। आज का मेरा ये अनुरोध आपसे ही उन पत्रकारों को समर्पित था जो पत्रकार बिना किसी सुरक्षा कवच के, बिना किसी इंश्योरेंस के फ्रंट लाइन पर जाकर के निडरता से काम कर रहे हैं और अपनी जान की बाजी लगा के, अपनी जान की परवाह करके, अपना सेहत की परवाह करके, बिना चिंता किए हुए हम तक खबर पहुंचाते हैं। सोशल मीडिया पर, समाचार मीडिया पर उन पुलिस वाले को दिखाया जाता है, दिखाना भी चाहिए, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं नतमस्तक सलाम करता हूँ पुलिस वाले को कि वो पुलिस वाला आता है, अपने बेटे से मिलता नहीं है, बाहर से बाहर खाना खा के चला जाता है। एक आरजे है, उन्होंने अपने पिताजी का दिखाया था कि वो डॉक्टर है, आके जमीन पर बैठ करके हाथ से खाने लगे और खा के चले गए। वो भी बधाई के पात्र है। पूजा के बात है, हमारे डॉक्टर, नर्स, मेडिकल सारा स्टाफ, यहाँ तक कि अस्पताल में काम करने वाला सफाई कर्मी भी, वो सब के सब
आज के तारीख में आदर के योग्य है, बधाई के पात्र हैं, मैं उसको झुक करके प्रणाम करता हूँ। लेकिन किसी मीडिया में, किसी सोशल मीडिया पर, किसी समाचार चैनल पर, किसी भी प्लेटफार्म पर हमारे उन पत्रकारों के विषय में कोई एक बढ़िया बोल भी नहीं बोला जाता जो फ्रंट लाइन पर जा करके खबर निकालते हैं, खबर लेके आते हैं। बल्कि मैं कहता हूँ कि खबर लेके आना तो कई बार ऐसे होता है जैसे बाघ के मुंह में से मांस छीन करके ले आना होता है। कई बार तो खबर लाना इतना जबाजी का काम हो जाता है। आप देखते होंगे कश्मीर में बमबारी होती है, गोलीबारी होती है, शेलिंग हो रही है और उस शेलिंग के बीच हमारा पत्रकार वहां से रिपोर्टिंग कर रहा है। आपने देखा कि संसद भवन में आतंकवादी दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, पुलिस और आतंकवादियों के बीच, और वह भी टीवी की फुटेज आपने देखा, वहां से भी रिपोर्टिंग हो रहा है। आप देखते हैं कि सीधा लाइव टेलीकास्ट हो रहा था गोलीबारी के टाइम में। आपने देखा था मुंबई में आतंकवादियों ने बमबारी किया था, नरीमन पॉइंट में बमबारी किया था, बीटी स्टेशन पर बम चला था। वो सब की जो फुटेज आप लोगों ने देखा है वो सब हमारे पत्रकारों की जाबाजी और उनकी मेहनत और उनका समर्पण था जो आपको दिखाता है। उन्हीं पत्रकारों के फुटेज से सिनेमा बना करके प्रोड्यूसर अरबों खरबों कमाया। उसने ना तो 1 रुपया उस शहीद सिपाहियों को दिया, ना ही उस पत्रकारों को दिया, वो अपने कमा लिया। लेकिन पत्रकारों के विषय में उस पूरे न्यूज में एक शब्द कहा भी नहीं गया। दुर्गेश, आज बात किया था, तुम लेट से ज्वाइन किए हो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दे दूं। मित्रों, मेरा भाई दुर्गेश, जो मैंने कहा था ना कि मेरे भाई ने मुझे टैग किया था कि पुणे की एक कंपनी ने सस्ते दाम पर पीपीई किट देने के लिए भारत सरकार को कहा था, तब भी क्यों भारत सरकार चीन से ली। मैंने दुर्गेश को लिखा था कि मुझे इस विषय की तहकीकात कर लेने दो, इस विषय में पूरी मालूमात जानकारी करके मैं शाम को 10 बजे फेसबुक लाइव आऊँगा। मैं आदरणीय राम शरण वर्मा साहब को नमस्कार बोलता हूं, आपका आशीर्वाद बना रहे। तो दुर्गेश, मैं दिन भर इसकी तहकीकात किया। जो पुणे की वो कंपनी है उसके जो 3 प्रश्न तुमने पूछा था, 3 प्रश्न मैं पूछ रहा हूं। कोरोना से महामारी अगर कहीं है तो वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बहुत सारे कोरोना के रोज रोज पेशेंट निकल रहे हैं। उस कंपनी ने सबसे पहले अपने ही सरकार को पीपीई किट देने की जहमत क्यों नहीं उठाया। दूसरा, उस कंपनी ने एक बार बोल करके फिर दोबारा उसको फॉलो अप क्यों नहीं किया। तीसरा, ये नई बीमारी है, इसका अभी जांच का कई चरण चलना है, लेकिन जो नई कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी, जैसा तुमने लिखा था कि वो स्टार्टअप कंपनी है, की जांच गुणवत्ता का क्या स्वरूप, उसमें उस कंपनी ने इस विषय पर कुछ भी नहीं बताया। तीसरा, दुर्गेश, तुम ये बात तो जानते ही होगे कि अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री अपने आप को बोलता है और ये बताता है कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तकनीकी दक्षता अगर किसी के पास है तो अमेरिका के पास है। लेकिन अमेरिका में भी पीपीई किट की आपूर्ति चीन की वही कंपनी कर रही है जो भारत में कर रही है। तीसरा, अगर उस कंपनी की मंशा साफ होती तो वो सबसे पहले अपने महाराष्ट्र में देता और कहता कि देखो ये मेरी किट है, इसकी गुणवत्ता ये है, महाराष्ट्र सरकार ने जांच लिया, अब भारत सरकार को भी चाहिए कि उसको ले लिया जाए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कई बार ये होता है कि आपके पास 50 किलो आम है और आप मार्केट में चले जाएं आम का आड़ियत बन करके और किसी को 5 ट्रक माल लेना हो तो तुमसे क्यों लेगा। तुम्हारे पास दातुन की फैक्ट्री है और नेम प्लेट लगा दो कि दुर्गेश सिंह टिम्बर मार्चेंट। अब एक बड़ी कंपनी आएगी, मुझे 500 लारी लकड़ी चाहिए, बोला नहीं मैं तो दातुन का काम करता हूँ। अच्छा, दातुन का टिम्बर कंपनी क्यों लिखा है, बोला दातुन में तो टिम्बर ही कंपनी है। तो कहीं वो कंपनी जो पुणे वाली कंपनी जो तुमने बताया था, कहीं वो कंपनी ऐसा तो नहीं कि वो दातुन का काम करती है और टिम्बर मार्चेंट का बोर्ड लगाया हुआ, क्योंकि दातुन बेचना भी तो टिम्बर का ही काम है। और भारत सरकार को 500 टन चाहिए। 130-135 करोड़ की देश में पीपीई किट क्या उतना और उतने जल्दी में वो कंपनी पूरा करने की क्षमता रखती थी। इस सब प्रश्न का जवाब जब तक नहीं आएगा नहीं जान पाओगे। लेकिन मैंने जब एक तहकीकात किया तो ये मेरे सारे प्रश्नों के जवाब में ना 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 ना, क्योंकि वो स्टार्टअप कंपनी थी, उसकी क्षमता इतना नहीं था कि मेरे 130-135 करोड़ लोगों के इस्तेमाल में होने वाले पीपीई किट की आपूर्ति इतनी जल्दी और इतनी कम समय में वो कर सकती थी। तीसरा, दुर्गेश, एक बात तुम जानते हो, हमारी पूरी दुनिया ना ग्लोबल ट्रेडिंग के तहत बंधा हुआ है। कंपनियों को अपनी मनमानी करने का अधिकार नहीं है, ना ही किसी राज्य को, किसी सरकार को मनमानी
तो अमेरिका के हर घर में चीन का सामान भरा हुआ है। दुर्गेश, मैं स्वयं अपना उदाहरण हूं। मैं जब अमेरिका गया था तो मुझे मोबाइल सोचा कि एप्पल वाला लूंगा, वह बड़ा सस्ता मिलता है, यहाँ लाख लाख में मिलता है। तो थे वो बोले का सामान नाक में दम कर रखा है अमेरिका का कि वो वर्ल्ड वार अमेरिका और चीन का इसीलिए हो रहा है, हर घर में चीन घुसा हुआ है, इसलिए कि अमेरिका चाह करके भी चीन का सामान बेचने से रोक नहीं सकता, क्योंकि वो ग्लोबल बिजनेस का नॉर्म्स है, वो ट्रीटी है ग्लोबल बिजनेस में कि कोई भी देश किसी भी देश के साथ बिजनेस करने के लिए स्वतंत्र है। उसी ट्रीटी के तहत हम लोग चीन से माल हमारे देश में कंपनी, मैं 2-3 कंपनियों का काम देखता हूं, एक मोबाइल चार्जर और एडाप्टर वगैरह बनाती है, मैं नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का। मैंने एक बार उससे कहा था कि सर आप लोग चीन से ले आते हैं, भारत में क्यों नहीं बनाते? बोला परमार जी 26-27 रुपया में बन के ये चार्जर तैयार हो गया, हम सारा हमारा आपका सारा खर्चा ले करके। और आपको पता है इसके एक एक कंपोनेंट यहाँ पर 50-50 रुपए में मिलते, 800-900 रुपया का ये चार्जर तैयार होता, जो 30-35 रुपए में तैयार हुआ है। दूसरा क्या है कि उनके सामान अगर एक मांगे तो 1000 पीस भेज देते हैं, और हमारा जो सप्लायर है वो कहेगा कि 1000 पीस देंगे और 100 पीस देने में 3 महीना लगा देता है, क्योंकि उसके पास ना काम है ना आदमी है, लेकिन वो ऑर्डर ले लेता है। कुछ ऐसा ही उस कंपनी के पास तो नहीं था ना। और सबसे महत्वपूर्ण दुर्गेश, ये इस विषय पर तुम इनकार नहीं कर सकते, सबसे महत्वपूर्ण था कि वो कंपनी महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, और अभी महाराष्ट्र में मोदी विरोधियों की सरकार है। तो कहीं ये तो नहीं था ना कोई राजनीतिक माइलेज, जैसे तुमने इस प्रश्न को उठाया मोदी विरोध की राजनीति के वशीभूत होकर के। और मैं जो 10-20-50 लोगों से आज फोन पर बात किया, तो मोदी विरोधी पत्रकार अफसर बिजनेसमैन थे, वो ये कह रहे थे कि देखो परमार जी, तुमको पता है ये सरकार ना उद्योगपतियों की सरकार है और उद्योगपतियों की फायदा पहुंचाती है। तो मैंने अपने दिमाग पर जोड़ दिया कि इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई नेता हुआ है जिसका ग्लोबली मतलब स्वीकारोक्ति है, वो है मोहनदास करमचंद गांधी। उनसे बड़ा नेता भारत में अब तक बना ही नहीं। किसी की दुनिया में उतनी बड़ी स्वीकृति नहीं मिली भारतीय नेता के रूप में जो मोहनदास करमचंद गांधी को मिलती थी। दुर्गेश, आज का रामायण चल रहा है। मोहनदास करमचंद गांधी जब अंतिम बार हे राम कहा था, वही राम जो रामायण में जिनकी वर्णन हो रही है, मतलब काशीराम वाला राम नहीं, क्योंकि काशीराम तो उस वक्त राजनीतिक रूप से जन्म ही नहीं हुआ होगा। तो आज उसी राम का हे राम का अंतिम उच्चारण जो किए थे ना, वो देश के तब के सबसे बड़े उद्योगपति बिरला जी का घर था। उस बिरला जी के घर में आने के पहले वो जमनालाल बजाज के घर से उन्हीं के गाड़ी में आए थे। मतलब मोहनदास करमचंद गांधी जी भी टाटा, बिरला और डालमिया के सानिध्य में रहते थे, उन्हीं के यहाँ खाना पीना रहना होता था। वो बिरला जी के उसी बिरला हाउस में ठहरते थे। राकेश परमार की झुग्गी में कभी गांधी जी नहीं ठहरे। अगर गांधी जी नहीं ठहरे तो फिर ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी अगर अडानी अंबानी से संपर्क है तो क्या दिक्कत है? उद्योगपतियों के बगैर देश नहीं चलेगा, क्योंकि देश में रोजगार चाहिए, बिजनेस चाहिए, सामान चाहिए। मैं मोबाइल से बात कर रहा हूं तो ये मोबाइल चाहिए, ये सब तो कहीं ना कहीं से आएगा ना। तो कहीं से आएगा तो उद्योगपति ही बनाएगा। इन सब प्रश्नों का तुमने कुछ लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूं। लिखा क्या है, मैं फिर से अध्ययन करके इस बात पर सवाल का जवाब। दुर्गेश, आपका स्वागत है। मेरे प्रश्न अध्ययन करने से पहले मेरे जो प्रश्न फिर से एक बार सुन लो कि उस कंपनी की कैपेसिटी कितनी थी, उस कंपनी ने अपने महाराष्ट्र में क्यों नहीं सप्लाई दिया, तीसरा क्या था कि उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उस कंपनी का पास्ट हिस्ट्री क्या है। क्योंकि भारत सरकार, तुम कोई बिजनेस कर दोगे ना तो भारत सरकार तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करेगी, क्योंकि भारत सरकार बिजनेस करने का पहले तुम्हारी क्रेडिबिलिटी जांच करेगी, तुम्हारा दक्षता जांच करेगी, तुम्हारा वो जांच करेगी कि तुम इस काम के लिए कंप्लीट करने के योग्य हो कि नहीं हो। देश के अभी के सबसे बड़ा उद्योगपति रिलायंस इंडस्ट्रीज को राफेल सौदा में इसलिए कहा गया कि उनको अनुभव नहीं था। अब अगर रिलायंस के पास बिजनेस का अनुभव नहीं है तो फिर क्या वो उस स्टार्टअप वाले कंपनी के पास अनुभव है? इसलिए इन सब बात का प्रश्न का तहकीकात करो। मुझे बड़ा खुशी होगा कि तुम अपनी जांच करो और मुझे जरूर बताओ, मैं इस विषय पर जवाब दूंगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो तुमने प्रश्न किया था, उस प्रश्न में भारत सरकार ने उसके ना लेकर के चीन से लेकर के ग्लोबली बिजनेस के नॉर्म्स को पालन किया है, जिसके तहत भारत सरकार नहीं दुनिया की सरकार मजबूर है। उसमें कहीं कोई
दोष नहीं है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। इसका उदाहरण मैंने तुमको दिया था कि अमेरिका को भी उसी चीनी कंपनी ने सप्लाई किया जो चीनी कंपनी ने हमको सप्लाई दिया है। अमेरिका हमसे ज़्यादा तकनीकी दक्षता रखता है, लेकिन अमेरिका ने वो सामान लेने से रोका नहीं। ग्लोबल बिजनेस टर्म्स एंड कंडीशन एक बनता है। मित्रों, अरे हमारे निर्मल भाई जी हैं, निर्मल भैया को मैं प्रणाम करता हूँ, आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को प्रणाम। निर्मल भैया, आज का जो मेरा हेडिंग है कि कोरोना वायरस के लड़ाई में हमारी सरकारों ने स्वास्थ्य कर्मियों के बीमा की बात किया, स्वास्थ्य कर्मियों की तनख्वाह डबल करने की बात की, पुलिस के बीमा की बात की, पुलिस का तनख्वाह देने की बात की, प्रमोशन देने की बात की, लेकिन सबसे ज़रूरी कोरोना के कर्मवीरों में से एक कर्मवीर हमारे समाचार चैनल में काम करने वाले रिपोर्टर और पत्रकार हैं। उस विषय पर हमारे सरकारों ने कोई कदम नहीं उठाया, कोई प्रश्न नहीं किया, कोई बात नहीं की कि मैं पत्रकारों का कोई मदद करूंगा। जबकि कोरोना के लड़ाई में कोरोना से खतरे का चांस उनके पास उन पुलिस वाले और स्वास्थ्य कर्मियों से ज़्यादा है, क्योंकि डॉक्टर ट्रेंड होते हैं जांच करने के लिए, टेस्ट करने, क्योंकि कोरोना ही नया बीमारी है। और भी कई संक्रमण बीमारियों का वो पढ़ाई किए हैं कि टीबी मरीज को कैसे मिलते हैं, किसी के पास कैंसर हुआ हो तो उसे कैसे जांच करते हैं, किसी के पास छींक और खांसी आ रही हो जिससे वायरल फैलने का खतरा, उसे उनको एक बात की ट्रेनिंग दी जाती है। पुलिस वाले को रोड पर बवाल रोकने की ट्रेनिंग मिली होती है कि तुमको कैसे बवाल रोकना होता है, लेकिन उस फ्रंट लाइन पर काम करने वाले गरीब पत्रकारों को कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती कि तुमको वायरस से लड़ने के लिए कैसे बात करना है, तुमको बम फट रहा हो वहाँ पर कैसी रिपोर्टिंग करनी है। पार्लियामेंट में दोनों तरफ से बमबारी हो रही है, और आपने टीवी पर देखा जब हमारे पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, टीवी पर आपको समाचार दिख रहा था लाइव गोली लगते हुए। उस वक्त उनके कोई ट्रेनिंग, क्योंकि एक पत्रकार को किस किस बात की ट्रेनिंग मिलेगी। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं सुदूर गांव में कोई आदमी पत्रकार को जिंदा जला देता है, कोई पत्रकार का एक्सीडेंट करवा देता है, कोई पत्रकार और उनके परिवार को परेशान करता है, लेकिन फिर भी कोई सरकार पत्रकारों के हक में, पत्रकारों के इंश्योरेंस में, पत्रकारों की सुरक्षा में कोई कदम नहीं उठाती। ये बड़ा निंदनीय और चिंतनीय है, जबकि हम देख रहे हैं कि मीडिया घराना मालामाल है और मीडिया कर्मी कंगाल है। आज का मुद्दा यही था। मेरा नेट बार बार बंद हो रहा है, लेकिन जब से आदरणीय निर्मल भी आए हैं तब से उनका आशीर्वाद बना है और नेट बंद नहीं हो रहा है। लेकिन आज और कोई मुद्दा नहीं था। निर्मल भैया चूँकि रहने वाले तो उत्तर प्रदेश में, रहते बिहार में है, तो आज निर्मल भैया आपको एक और बता दूँ, एक और समाचार था, उस पर ही आज बोलना था कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राजनीतिक रूप से एक बहुत प्रखर काम किया। मानवता को ध्यान में रखते हुए कोटा में फंसे हुए अपने सारे विद्यार्थियों को बुला लिया। आपके बिहार की सरकार ने अभी ये डिसीजन नहीं लिया कि उसको करना क्या है। बिहार के एक माननीय मंत्री जी जो कि पत्रकार प्रवक्ता भी थे अपने पार्टी के, उनका बयान आया था कि फिर तो लॉकडाउन का क्या मतलब है, अगर लॉकडाउन है तो लॉकडाउन है। अब उस मंत्री महोदय को पता नहीं है, उनका अपना बेटा फंसा होता तो जानते, मेरा खुद का बेटा बेंगलोर में फंसा था और मुझे पता है कि जाके पाँव न फटी बेवाई सो का जाने दर्द पर आई। मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी कितना परेशान हो गई थी। भैया आपको बताऊं, मेरी पत्नी सबसे पहले उसको फोन करने लगी थी कि जल्दी आ जाने, मैं आ जाऊंगी, जल्दी आ जाने तो मैं आ जाऊंगी। लेकिन जब वो मेरा बेटा बोला मम्मी छुट्टी नहीं मिल रहा है, यहाँ बड़ा ठीक है, बहुत सुरक्षित है हम, तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि काम करो, दोनों टिकट लेते हैं, चलते हैं बेंगलोर। मैं बोला पागल हो क्या, नौकरी करेगा तेरे साथ रहेगा? नहीं नौकरी है। बोला नहीं नौकरी से मैं नहीं जीऊंगी, नौकरी वो फिर कर लेगा। नहीं माना मैं तो अपना मेरे बड़ी वाली बेटी से बोला कि बेटे काम करो तुम और हम टिकट ले लेते हैं, जहाज में तो चलना है, कौन सा यहाँ दिक्कत है, पैदल छोड़ चले बेंगलोर पर एयरपोर्ट पर आ जाएगा बिक्की। मेरी पत्नी ने 2 टिकट, मेरे बड़ी वाली बेटी और मेरी पत्नी का टिकट कटवा के उसको भेज दिया कि देखिए एयर टिकट है, जांच कर लियो। तब जा करके बेटा जिस दिन मेरे वाइफ को 20 तारीख को पहुंचना था वो 19 तारीख को टिकट ले लिया और यहाँ आया, बोला देख मम्मी मैंने टिकट लिया, तुम अपना आने का यात्रा कैंसिल कर दो। और 20 तारीख को मेरा बेटा 19-20 के रात में आया और उसके बाद अगले दिन ही रेल और हवाई यातायात बंद हो गया। मेरे बेटे के साथ में काम करने वाले कई लोग वहाँ फंसे हुए हैं, रोज मोबाइल पर बात करते हैं कि तू बहुत तेज निकला यार, घर चला गया, यहाँ मेस में खाना नहीं मिल रहा है, अब तो आगे सब्जी नहीं मिल रही है, जाने पर पुलिस पीटती है, क्या करें। मतलब ये वो उसके माँ बाप से पूछिए जिनका बच्चा फंसा हुआ है। बिहार सरकार का और एक फिर लॉकडाउन का क्या मतलब है। इस मामले में
योगी जी को घोर विरोधी मायावती का साथ मिला है। मायावती ने कहा है कि जी बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, ये मानवता का नाते बच्चों को लेके आना। मैं भी योगी जी को हृदय तल से धन्यवाद देता हूं कि आपने बिल्कुल मानवता को ध्यान में रख करके काम किया है। ये राजनीतिक रूप से आपको लाभ देगा कि नहीं, लेकिन मानवता और इंसानियत में आपको लाभ देगा। योगी जी आप इसी तरह से बढ़ते रहें। देश आपको और भी कई जिम्मेवारियों पर देखना चाहता है। जिस तरह से त्वरित एक्शन आपका हो रहा, इंस्टेंट एक्शन, उस पर देश आपके साथ है। आज आप सब लोगों का आशीर्वाद इसी मुद्दे पर चाहिए था कि क्या पत्रकारों की सुरक्षा आवश्यक नहीं है? क्या मालामाल होने का अधिकार सिर्फ मीडिया घराने को है, मीडिया कर्मियों को नहीं? इन्हीं शब्दों के साथ स्वस्थ रहे मीडिया कर्मी, स्वस्थ रहे मेरा हिंदुस्तान। हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। जय हो भारत महान।